देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर नहीं देंगी इस्तीफा ममता बनर्जी। दोस्तों दिल्ली आने वाली है, बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने दिया है पूरा समर्थन और आगे का रूपरेखा तय किया गया है। क्या होगा जोरदार तरीके का दिल्ली के अंदर संघर्ष या कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाया जाएगा। दोस्तों किस तरीके से बंगाल चुनाव के नतीजे को मानने से साफ इंकार करते हुए दंगल की शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों राहुल गांधी ने डंके की चोट पर किया है समर्थन और कपिल सिब्बल से लेकर कई वरिष्ठ वकीलों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों इसी के साथ में ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों, और इसके बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जगह जगह भाजपाइयों द्वारा किए जा रहे दंगे के बाद पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर जबरदस्त तरीके की चिंताएं सामने आने लगी है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार एक राज्य को एक तरफा जीता है दोस्तों, और चौथी सरकार बनाकर जबरदस्त तरीके का दबदबा दिखाया है। दोस्तों वही तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता का हिस्सा होने वाली है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी हारी नहीं है बल्कि हराई गई है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों वो चौंकाने वाले हैं। यानी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर केवल 5000 वोटों के अंतर से जो चुनाव परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, ऐसी सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। लगभग 100 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जो 5000 के अंतर से कम में तय की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी ने डंके की चोट पर ममता बनर्जी के इन दावों का समर्थन किया है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ममता बनर्जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। 100 से अधिक सीटों पर जनता के जनादेश के खिलाफ काम किया गया है और जनता के जनादेश के खिलाफ ये सारी सीटें छीनी गई है। और असम और बंगाल के अंदर हुए दोनों चुनावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि इन चुनावों के अंदर व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और ये सब बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। और बीते दिन शाम होते होते राहुल गांधी ने खुद से फोन लगाया ममता बनर्जी को दोस्तों, और फोन पर पहले तो उनका हालचाल जाना, उसके बाद पूरी बात जानते हुए राहुल गांधी ने उनसे चुनाव के बारे में चर्चा की दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से पोस्ट करते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी का समर्थन किया गया है दोस्तों। इसके बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से मिले समर्थन के बाद आभार जताया और वो अपने भवानीपुर सीट के मतगणना केंद्र पर पहुंची थी दोस्तों, जहां पर उनके साथ अन्याय भी किया गया, बदतमीजी की गई, इस तरीके के दावे चल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि वो मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा नहीं देंगी। यानी अमूमन ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के पोस्ट से नेता हार मानकर उसी दिन चुनाव के नतीजे देखकर इस्तीफा दे देता है दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी ने न तो बीते दिन इस्तीफा दिया है, न ही आज उनका इस्तीफा देने का कोई ऐसा प्लान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम को 4 बजे कोलकाता के अपने काली घाट के आवास पर एक बैठक बुलाई है दोस्तों, और उनके बैठक बुलाने और राहुल गांधी और विपक्ष से मिल रहे पूरे समर्थन के बाद अब जो उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों वो ये कि सड़कों पर संघर्ष की शुरुआत कर सकती है ममता बनर्जी, या दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त तरीके का मोर्चा खोल सकती है दोस्तों, या फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग हर जगह जोरदार तरीके का भारी विरोध का प्लान तैयार किया जा रहा है। जो भी अपडेट 4 बजे आएगी दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे लगातार, लेकिन ये तय है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी पूरी तरीके से इस बात को लेकर सहमत है कि पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरीके से धांधली की गई है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग के पूरे तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों, और डंके की चोट पर ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है और इसीलिए विपक्ष के एक एक नेता को साथ में एकजुट होकर मैदान में कूदना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एक और जो रास्ता अपनाया जा सकता है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया जा सकता है। यानी ममता बनर्जी अपना इस्तीफा ना दे और इस बीच मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही चैलेंज किया जाए दोस्तों। लगभग 37 लाख लोगों के नाम काटे जाने से जुड़ा हुआ मामला है, यानी 37 लाख ऐसे लोगों के नाम काटे जाने से जुड़ा हुआ मामला है जिनका नाम पहले जोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और तमाम तरीके के उल्टे सीधे दावे के बाद काट दिया गया नाम और चुनाव से ही वंचित कर दिया गया दोस्तों। ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा कि टीएमसी को बीजेपी ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने हराया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल भी इस तरीके का बयान देकर अंदेशा या यूं कहिए दोस्तों की एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, इसमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। अलग अलग तरीके के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों गटर लेवल की राजनीति पूरे बंगाल के अंदर चालू कर दी गई है, यानी भाजपाई गुंडागर्दी की सारी लिमिट पार कर चुके हैं दोस्तों। बीते दिन जीत का दावा करते हुए बीजेपी के लोगों ने गटर पॉलिटिक्स शुरू करते हुए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर तृणमूल कांग्रेस
के कार्यकर्ताओं उनके दफ्तरों को जाकर आग लगा दिया। दोस्तों कई जगह तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां तोड़ी गई, बैनर पोस्टर फाड़े गए, ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अपडेट आई है अलग अलग क्षेत्र से आई है, जहां पर अब तो वीडियो भी सामने आ रहा है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है दोस्तों। और सीएपीएफ के लोगों की तैनाती के वक्त दावा किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के नतीजे के बाद जो हिंसा होगी उसे रोकने के लिए सीएपीएफ के लोगों को तैनात किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सीएपीएफ के लोग कहां है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग कहां है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों की सुरक्षा करना क्या उनका जिम्मा नहीं है। इस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है और गटर की पॉलिटिक्स की जा रही है। यहां तक कि सिलीगुड़ी के अंदर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। दोस्तों आसनसोल के अंदर भी आग लगा दिया गया, टीएमसी के दफ्तर में भारी नुकसान पहुंचाया गया है दोस्तों। और गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, यानी टीएमसी को लेकर 24 घंटे सातों दिन बवाल करने वाले गोदी मीडिया में सन्नाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों। टीएमसी की कोई आवाज नहीं उठा रहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ कितनी बदतमीजी की जा रही है। कार्यकर्ता कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, उनके दफ्तरों में आग लगाया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, रास्ते चलते कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है दोस्तों। और जय श्री राम के नारे लगाकर जबरदस्ती के दंगे फसाद करने की स्थिति बनाई जा रही है। और भाजपाइयों ने गुंडागर्दी की सारी लिमिट पार कर दी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाई गुंडों को चुनाव के नतीजे के बाद पूरी तरीके से खुली छूट दी जा रही है, जो कानून व्यवस्था के साथ साथ चुनावी हिंसा को बढ़ावा दे रही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की चुप्पी कई सारे सवालों को जन्म देती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी दोस्तों, घुस नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोला कि तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की रणनीति कभी काम नहीं आएगी। और यही हुआ दोस्तों, आखिरकार डीएमके पार्टी की सरकार जाने के बाद थालापति विजय की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने थालापति विजय से भी फोन पर बातचीत की है दोस्तों। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मैंने थालापति भाई से बात की है और उनको जो चुनाव में जीत मिला है, ये युवाओं की आवाज उठाने के कारण उनको ये जीत मिला है। और मैं पूरी तरीके से अपने हृदय से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना चाहता हूं, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना चाहता हूं। और थालापति विजय को राहुल गांधी ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है दोस्तों, यानी 5 कांग्रेस पार्टी के विधायक है जो टीवीके को सपोर्ट करेंगे, यानी थालापति विजय को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। साथ साथ पीएमके पार्टी के भी 5 है, वो थालापति विजय के साथ आकर खड़े होंगे। लेफ्ट के भी 4 लोग थालापति विजय के साथ आकर खड़े होंगे, तो आराम से थालापति विजय की सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी पूरी तरीके से थालापति विजय की सरकार बनाने को लेकर तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी थालापति विजय के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं के स्वार्थ के कारण ये गठबंधन नहीं बन पाया था दोस्तों। वरना आज कांग्रेस पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके से बड़ी पार्टी बन जाती दोस्तों। लेकिन मौका जो छूटा उसके पीछे रणनीति में बड़ी चूक था और अब थालापति विजय के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर दोबारा चुनाव होंगे तो थालापति कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में कूदेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी खुद इस मामले पर दखल दे रहे हैं और थालापति खुद कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो असली इकाई है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो मेरे साथ खड़ा है और वो अपने आप को थालापति कांग्रेस की विचारधारा के करीब मानते हैं दोस्तों। और वैसे भी प्रशांत किशोर उनका कैंपेन देख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि वो गांधीयन विचारधारा, नेहरूवन विचारधारा के करीब है, यानी कांग्रेस पार्टी के करीब है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें चुनाव का जो एक पूरा पैटर्न आप देखेंगे दोस्तों, तो आप पूरी तरीके से हैरत हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे जा रहा है। दरअसल एमके स्टालिन अपनी सीट हार जाते हैं, गौरव गोगोई अपनी सीट पर हार जाते हैं, जीतू पटवारी अपनी सीट हार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल को अपनी नई दिल्ली सीट पर हार का सामना करना पड़ता है, लालू यादव परिवार अपनी सीट पर हार जाती है, आदित्य ठाकरे बाल बाल बच जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो सत्ता विरोधी लहर होती है, क्या ये केवल और केवल एंटी बीजेपी होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली जो पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या उनके खिलाफ ही सत्ता विरोधी लहर होती है? बाकी बीजेपी राज्यों के अंदर 15-15, 20-20 साल से सरकार चला रही है दोस्तों, वहां कहीं भी सत्ता विरोधी लहर नहीं बन रही है। ये अजीब तरीके का तर्क दिया जा रहा है, जिस कारण से लोगों का चुनाव के नतीजों के ऊपर शक और ज्यादा बढ़ता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता को भी पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नेता चुनाव जीता दोस्तों। तमिलनाडु में बीजेपी का जो नेता चुनाव जीता दोस्तों, वो भी मात्र 976 वोटों से जीता और थालापति विजय का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। ऐसे में विजय ने बीजेपी की विचारधारा का पूरे तमिलनाडु के अंदर जोरदार तरीके का विरोध किया दोस्तों। उनको 108 सीटें मिली। तो इससे पता चल रहा है कि भाजपा विरोध में मोर्चा खोलने वाले थालापति विजय को समर्थन देकर तमिलनाडु की आम जनता ने बता दिया कि वो भाजपा के विचारधारा के विरोध में है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द थालापति विजय शपथ लेंगे और राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे दोस्तों, और आगे भविष्य पूरी तरीके से थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी का साथ में होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और राहुल गांधी ने समय रहते सपोर्ट करने का ऐलान किया है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और बीते दिन जो नतीजे सामने आते हैं, टोटल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आते हैं दोस्तों, जिसमें 2 राज्य इंडिया गठबंधन और 3 राज्य एनडीए गठबंधन जीता है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में माहौल बनाया गया दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि केवल एनडीए गठबंधन जीता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एनडीए गठबंधन को 3 राज्यों में जीत मिला है, जिसमें से असम के अंदर उन्होंने वापस से अपनी सरकार बनाई है और पुडुचेरी के अंदर वापस से अपनी सरकार बनाई है। बाकी एक बंगाल में उनको स्विंग मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन ने केरल के अंदर जीत हासिल की है और तमिलनाडु के अंदर जीत हासिल की है। तो कह सकते हैं कि मीडिया में जितना मुकाबला एक तरफा बताया जा रहा है दोस्तों, उतना एक तरफा है नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ पुडुचेरी को लेकर भी जो रिजल्ट सामने आया दोस्तों, काफी चौंकाने वाला है। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जब पुडुचेरी के अंदर लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, और पुडुचेरी की एकमात्र सांसद की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को 28 विधानसभाओं पर लीड मिल रहा था, फायदा मिल रहा था। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी केवल एक ही सीट मिला है दोस्तों, जबकि टीवीके पार्टी को विधानसभा के अंदर पुडुचेरी में 3 सीटें मिला है। यानी कांग्रेस 1 और थालापति विजय को 3 सीट मिली है, जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर भी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर चूक गई कि कांग्रेस को थालापति विजय के साथ में गठबंधन करना चाहिए था। विजय के पास 15-16% के आसपास वोट थे और 11-12% के आसपास वोट कांग्रेस के पास, और दोनों का मिलाकर आंकड़ा बहुमत के पार कर जाता और थालापति विजय के नेतृत्व में पुडुचेरी के अंदर वापस से सरकार बन जाती दोस्तों। और गिनती में यहां पर भी एक बड़ा धोखा हो गया। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को उस नेता को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और खासकर उसे सवाल पूछना चाहिए जो डीएमके के साथ में ही गठबंधन की हिदायत दे रहा था, जबकि राहुल गांधी इस बार थालापति विजय के साथ जाने को तैयार थे दोस्तों। मणिकम टैगोर और राहुल गांधी पूरी तरीके से चाह रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर स्थिति बदले और डीएमके से इतर कांग्रेस पार्टी नई पार्टी की ओर देखे, जो पार्टी को मजबूत करने का मौका दे। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है इन सारे मुद्दे पर बैठकर एनालिसिस करने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के चुनाव को विपक्ष इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा है दोस्तों, क्योंकि बंगाल के अंदर जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे गले से उतरने वाले ही नहीं है। दरअसल आप सोचिए कि हुमायूं कबीर जैसा एक नेता जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाता है, ये बोलते हुए कि उसको 1000 करोड़ रुपए दिया गया भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और तृणमूल कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने के लिए, और दोस्तों वो व्यक्ति चुनावी मैदान में कूदा है और चुनावी मैदान में इसको दोनों की दोनों सीटों से जीत मिल गई है दोस्तों। सोचिए 70% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के अंदर एक सीट से 30,000, दूसरे सीट से 50,000 से ज्यादा वोट से हुमायूं कबीर जीता है। यानी नौदा और रेजी नगर दोनों सीट इनके खाते में गई है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जूते चप्पल जिस नेता के ऊपर बरस रहे थे हुमायूं कबीर के ऊपर, और मंच पर चढ़कर लोग थप्पड़ मार दे रहे थे और मीर जाफर बोल रहे थे, वहां पर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र के अंदर इसको इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जिताया होगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ऐसे ही चुनाव के नतीजे जो आश्चर्यचकित करने वाले उन्हें सुनकर बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से प्रयोग लगता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर डीएमके सरकार के मंत्री पेरियार कारूपन ने चुनाव लड़ा दोस्तों, उनको केवल 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा। यानी थालापति विजय की पार्टी के उम्मीदवार ने केवल 1 वोट से डीएमके सरकार के मंत्री को हराया। और सोचिए मंत्री के लिए 1 वोट की क्या अहमियत होगी। 1 वोट से चुनाव हारने के बाद थालापति विजय की पार्टी के नेता काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक सीट पर ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा डीएमके के लिए अनलकी यानी उनके दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई थी दोस्तों। ऐसे ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाकर दिल्ली में चुपचाप लाकर बिठा दिया और अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना दिया दोस्तों। ऐसे ही थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी और केसीआर धीरे धीरे करके अपनी राजनीति में सिमटते चले गए दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि जिन नेताओं ने 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ समर्थन नहीं दिया, वे लोग अब पूरी तरीके से राजनीति में सिमटते हुए निपटते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के अंदर वाम मोर्चा का आखिरी किला भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है दोस्तों। यानी केरल के अंदर चुनाव हारने के बाद लेफ्ट पार्टी के एक भी राज्य के अंदर भारत के अंदर कहीं कोई सरकार नहीं है दोस्तों। और सीपीआई नेतृत्व के नेता पिनरे विजयन बुरी तरीके से चुनाव हार गए दोस्तों। मुख्यमंत्री पिनरे विजयन को मिली हार से पहले ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया था और अपने आप को पूरी राजनीतिक सलाह करते हुए अपने आप को पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बताने लगे थे। यानी मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया गया था दोस्तों पहले ही, क्योंकि यूडीएफ के अंदर चल रही तूफान के बारे में इनको पूरी जानकारी थी कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पिनरे विजयन के लिए स्थिति साफ तौर पर खत्म हो चुकी है और कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी का जो अंतिम किला था वो भी अब उनके हाथ से निकल चुका है। तो वाम मोर्चा की स्थिति काफी खराब हो चुकी है देश भर के अंदर दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब लेफ्ट की विचारधारा आम जनता से कनेक्ट नहीं करती है, बल्कि देश चाहता है कि अर्थव्यवस्था में प्रगति करे और देश एक नए विकल्प के साथ सामने आए, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। 1978 से त्रिपुरा के अंदर भी इनका राज था, लेकिन त्रिपुरा के अंदर भी हार का सामना करना पड़ा। साथ साथ
पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस सीट पर जीतने की उम्मीद नहीं की थी वहां पर पार्टी को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल के रानी नगर विधानसभा क्षेत्र जहां पर राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जुल्फिकार खान यहां से चुनाव जीत गए हैं। 2 विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस के सामने कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में जीते हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि वो 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर राहुल गांधी खुद प्रचार करने के लिए गए थे और इन क्षेत्रों के अंदर मिली जीत को लेकर एक बात कह सकते हैं कि अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी का उस लेवल का नहीं था कि कई सारे और लोग जीत कर आते, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ बड़ा होगा गेम दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर साथ में लेकर एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगी या फिर दिल्ली आएंगी। जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सम्राट चौधरी पर निशाना साधा गया है। दोस्तों आरजेडी ने कहा कि हम उतना नहीं जानते हैं, हमारी सरकार मेंटेनेंस मरम्मत रख रखाव के लिए धन निकासी जानती है, मेंटेनेंस करना नहीं जानती है। मेंटेनेंस करने में हमें पेनल्टी लगानी पड़ती है, यानी पेनल्टी की जगह पेनल्टी लिखकर तंज कसा जा रहा है। इसके बाद आरजेडी कहता है कि पुल गिर गया है तो एफिडेविट कीजिए, तब तक मानेंगे कि सच में पुल गिरा है, तब जाकर मानेंगे कि पुल गिरा है तो एफिडेविट करिए। यानी एफिडेविट को एफिडेविट बोलकर तंज कसा गया। आगे कहा जाता है कि लालू जी के कारण हम 5वीं के बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ने लगे, लालू यादव के कारण ही हम जेल गए, लालू यादव के कारण ही हम, लालू यादव के कारण वो, यानी सारा कारण लालू यादव और बीजेपी के नेता पर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। यानी जो शब्द वो बोल नहीं पाते इनको रिपीट कर करके बिहार के अंदर कहीं ना कहीं तंज कसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर मधुपर्णा ठाकुर जो उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस की दोस्तों बगडा से, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन क्षेत्रों के अंदर भी पिछड़ गई जो मुस्लिम बूथ माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है और ईवीएम को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए। दोस्तों मुस्लिम बूथों पर टीएमसी के पीछे रहना नामुमकिन है, ये इस बात का संकेत है कि ईवीएम को हैक किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रत्याशी मधुपर्णा ठाकुर के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर चर्चाएं चल रही है। दोस्तों कुल मिलाकर सबको पता था कि मुस्लिम मतदाता तो एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये कैसे हुआ। साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी का अपमान सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर यानी बीजेपी की सरकार के ऊपर लगा। दोस्तों इस पर अखिलेश यादव ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा ममता बनर्जी के बारे में कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे लेकर जाएंगे। देश की राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में बंगाल में हुआ, ठीक ऐसा ही घपला 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह पर हुआ था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभा सीट है। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ और सच क्या है। जनमत की खुली लूट की जा रही है। घोर 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 निंदनीय ये पूरा मामला है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर ममता बनर्जी के साथ में अखिलेश यादव भी डटकर खड़े हो रहे हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि सारी पार्टियों के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, पूरी व्यवस्था को लेकर बातें बोली जाती है, उसमें एक जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि पैटर्न एक ही तरीके का होता है। दोस्तों विपक्ष के लोग जब आरोप लगाते हैं तो इस मामले पर दूसरा विपक्ष का नेता चुप रहता है तो मुद्दा जोर शोर से नहीं उठाया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव और कई वरिष्ठ नेता साथ में आ रहे हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होकर इस मामले पर जोरदार तरीके का विरोध कर रहा है। इसी के साथ में दोस्तों तमिलनाडु ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। दोस्तों एक टाइम में बीजेपी लोकसभा चुनाव में 11% वोट हासिल कर लेती है तमिलनाडु के अंदर, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन आज की डेट में 2% वोट के आसपास निपट गई है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के उदय को लेकर जो चर्चा केवल गोदी मीडिया में चलती रहती है, उसका कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम को लेकर एक बात जो राहुल गांधी बोल रहे हैं दोस्तों कि असम के अंदर चुनाव आयोग की तैयारी के कारण इस तरीके के नतीजे आए हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के टोटल 19 विधायक जीत कर आए हैं असम के अंदर दोस्तों, जिसमें से 18 विधायक मुस्लिम समाज के हैं, यानी मुस्लिम बहुल्य सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि हिंदू बहुल्य सीट पर कांग्रेस पार्टी को सीट ही नहीं मिली। दोस्तों केवल एक सीट जीत पाई है। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। दोस्तों लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू समाज के लोग, खासकर जो हिंदू बहुल्य सीट थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का नंबर क्यों नहीं आया। ऐसे में दोस्तों अब इस मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर एक इस तरीके से सीटों का विभाजन किया गया है कि कांग्रेस पार्टी घूम फिरकर मुस्लिम इलाकों के अंदर ही केवल जीतेगी और हिंदू इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी का कुछ अता पता नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों असम के अंदर शायद उसी तरीके का परिसीमन करवाया गया है कि मुस्लिम समाज के जो दबदबे वाले क्षेत्र हुआ करते थे उनको सबको एकजुट करके मुस्लिम समाज के लिए एक अलग से जिला बना दिया गया और अन्य जिलों के अंदर संख्या बढ़ा दी गई और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। दोस्तों जो 19 लोग
जीत कर आए हैं असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के। उसमें जुबैर अनम मजूमदार है और वाजिद अली चौधरी है, रकीबुद्दीन अहमद है और अबीदुर रहमान के साथ साथ बेबी बेगम और कई सारे लोग हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज जो पैटर्न वाला है वो यही कि मुस्लिम समाज के लोगों का वोट तो कांग्रेस को मिल रहा है लेकिन दूसरा वोट इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर खराब मौसम के कारण लखनऊ दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इसमें सवार थे दोस्तों। काफी चिंता वाला मामला था। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6476 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोस्तों। ऐसे में अच्छी बात यह है कि दोनों पूरी तरीके से सेफ है। उत्तर प्रदेश के अंदर आंधी बारिश जारी है। कानपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी समेत 64 जिलों के अंदर आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी है दोस्तों। पिछले 24 घंटे में जालौन सबसे गर्म शहर और सुल्तानपुर में पेड़ की डाल गिरने से एक व्यक्ति के मौत के मामले को लेकर कह सकते हैं कि खराब मौसम चल रहा है। इस कारण से ये फ्लाइट को कहीं और भेजना पड़ा दोस्तों, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और अच्छी बात है कि वो दोनों सुरक्षित है, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं दोस्तों जहां पर कई नेताओं को हमने हेलीकॉप्टर इस तरीके के हादसे में खोया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सभी लोगों की सुरक्षा जरूरी है और अच्छी बात है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। इसी के साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन अपने ही बागी से हारे हैं, यानी मुख्यमंत्री अपनी ही विधानसभा हार गए दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत